नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एग्जाम मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एनसीईआरटी का क्लास 8 के बुक पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की अध्याय 5 हम पढ़ रहे थे, जिसका एक पार्ट हो गया है। आज हम दूसरा पार्ट उसका पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद की स्थिति के बारे में इसमें है। तो आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 क्या है। चित्र 12 में क्या दिया है, विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए इसमें दिखाया गया है विद्रोही सिपाहियों को। शुरू में अंग्रेजी सेना को दिल्ली में भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। 7 मील तक कतार लगी हुई थी। आगे देखते हैं क्या है, कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, यानी इंग्लैंड से लड़ाई लड़ने के लिए और फौजी की मांग की। विद्रोहियों को जल्दी सज़ा मिले इसके लिए नए कानून भी बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा, यानी जो विद्रोह का मुख्य केंद्र था वहाँ पर धावा भी बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा कब्जे में आ गई। यानी आप कह सकते हैं कि 1857 में जो युद्ध शुरू हुआ था, सितंबर 1857 में जो है दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि इन्हें ही नेता प्रमुख माना गया था कि इन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई हो रही है, और उन्हें आजीवन कारावास दे दी गई। यानी बहादुर शाह जफर को इसके लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। उनके बेटे को उनके आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून म्यांमार की राजधानी थी उस टाइम, वहाँ पे भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। यानी कि अगर पूछे कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी, तो नवंबर 1862 में। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह अब खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। यानी दिल्ली के कब्जे के बाद भी जो जगह जगह पे युद्ध चल रहे थे, वहाँ पे अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। यानी 1857 में लड़ाई शुरू हुई थी, लगभग 1859 में लड़ाई ख़त्म हुई। 2 साल लग गए। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया। यानी मार्च में 1858 में लखनऊ भी कब्जे में आ गया। जून 1858 में, कब, जून 1858 में लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते थे। यानी जो तात्या टोपे हैं वो छापामार यानी छिप करके युद्ध करते थे। जिस तरह पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों का उत्साह मिला था, यानी जो विद्रोह किए थे उनको उत्साह मिल रहा था कि हम जीत रहे हैं, उसी तरह जब अंग्रेज़ हावी होने लगे तो उसी तरह विद्रोहियों ताकत की हार से, यानी कि अंग्रेज़ जो है हावी होने लगे तो जो विद्रोही ताकत थी उनकी हिम्मत भी टूटने लगी। बहुत सारे लोग विद्रोहियों का साथ छोड़ दिए, यानी जो है लड़ाई से पीछे हट गए। अंग्रेज़ों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों, इसको भूस्वामियों देखते हैं क्या है यहाँ पे चित्र दिया है। अंग्रेज़ टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती हैं, यानी बारूद से कश्मीरी गेट को उड़ा देती। आगे देखते हैं, उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर परंपरागत रूप से अधिकार बने रहेंगे। यानी जो जमींदार थे उनकी ज़मीन नहीं ली जाएगी, उन्हें वो अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते, यानी जो विद्रोह किए थे अगर वो अंग्रेज़ के सामने समर्पण कर देते हैं तो उन्हें, और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे, यानी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेंगी जो अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें
फांसी पर लटका दिया गया। इन सब के बावजूद आगे देखते हैं क्या है। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण कर लिया। यानी 1857 में शुरू हुआ युद्ध 1859 में ख़त्म हो गया। दोबारा अंग्रेज़ों ने नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। क्या है बदलाव? पहला क्या है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में, कब? 1858 में जो है ब्रिटिश संसद नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आए थे, उसके सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य यानी ब्रिटिश सरकार के हाथों में चले गए। भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, इसके लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यानी जो ब्रिटिश का मंत्रिमंडल था वहाँ का एक सदस्य भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया। यानी जो मंत्री नियुक्त किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसको सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता है। यानी उस परिषद का नाम इंडिया काउंसिल कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया है। यानी अब जो है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद दे दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया है। यानी जो भारत का वायसराय का ओहदा देने के बाद अब जो इंग्लैंड के राजा या रानी हैं उनके यहाँ पे प्रतिनिधि की एक मान्यता दे दी गई। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। यानी जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, व्यापार करते करते हुए यहाँ के शासन प्रशासन के भी नियंत्रण में ले लिया था, उसकी जो है अब यहाँ से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में सब पावर ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी से। आगे देखते हैं क्या है, यहाँ पे क्या दिया है। अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोह को पकड़ लेती है। यानी जो कानपुर में विद्रोह हुआ था उसको ध्यान से देखें कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है यहाँ पे अंग्रेज़ों के। आगे देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर क्या है, देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी जो वहाँ के जो भारत के शासन करने वाले थे उन्हें कभी भी भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। यानी अंग्रेज़ अब दोबारा उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। उन्हें अपने रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई थी। जो लॉर्ड डलहौजी ने रोक लगा दी थी कि दत्तक पुत्रों को वो संपत्ति नहीं दी जाएगी, वो भी छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार कर लें। यानी कि ब्रिटेन की रानी के ही आधिपत्य में उनकी स्वीकार कर लें आधिपत्यता। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। यानी जो भारत के शासक थे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन ही यहाँ पे शासन चलाने की उन्हें छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया, क्योंकि विद्रोह के कारण यह सब ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यूरोपीय जो सिपाही थे उनकी संख्या कम थी और उसके अनुपात में भारत की जो सिपाही थे अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। तो अब इसके अनुपात को कम करने की बात का फैसला किया गया कि अब यूरोप के जो सिपाही हैं उनको बढ़ाया जाएगा और भारत के जो सिपाही हैं उनको अनुपात में कम किया जाएगा। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी जो अवध का, लखनऊ का इलाका अवध को बोला जाएगा, बिहार, मध्य भारत के जो हैं और दक्षिण भारत से, यहाँ से भर्ती अब नहीं की जाएगी। इसके बजाय अब गोरखा, सिखों और जो पठान हैं उनकी ज़्यादा भर्ती की जाएगी, क्योंकि वह 1857 में भाग नहीं लिए थे। तो अंग्रेज़ अब उनको चाह रहे थे कि उन्हें सिपाही में भर्ती किया जाए। मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। यानी जो मुसलमान थे उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अगला नंबर क्या है, पाँचवा, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और छठवां क्या है, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नई नीतियाँ बनाई गई।
क्या है आगे, इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। यानी जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद एक नए चरण की शुरुआत हुई। इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें मैप में दिखाया गया है सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, जालंधर, फिलौर, ये सब क्या है मैप। विद्रोह के मुख्य केंद्र क्या है, जो पीली पीली जगह है, यानी झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, फैजाबाद है, बरेली है, मेरठ है, दिल्ली है, ये सब जो पीले वाले जगह हैं यहाँ पे मुख्य केंद्र विद्रोह का था। विद्रोह के अन्य केंद्र भी ये सब जो हैं काले वाले जो है निशान लगे हुए हैं, बनारस, दीनापुर, जौनपुर, नौगंग, नागौर, सागर, जबलपुर, महू, ये सब नासिराबाद, नीचम, ये सब जगह, ये सब अन्य केंद्र थे और मुख्य केंद्र 5-6 जो है मुख्य केंद्र थे। आगे देखते हैं क्या है, खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। यहाँ पे 57 का खत्म, एक खुर्दा संग्राम दिया गया, उसके केस स्टडी के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है, 1857 की घटना से बहुत पहले, कब, 1857 की घटना से पहले की बात है, उसी प्रकार एक घटना घटी थी। कैसी, जो 1857 में एक घटना घटी, इसी प्रकार एक घटना 1857 के पहले भी घटी थी, ऐसी बात है। 1857 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी, 1817 में। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना कि शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था। कहाँ पे राज्य है, तो उड़ीसा में। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था, यानी कि बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। इसके जो शासक थे, राजा वीर किशोर देव को स्वतः अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन के अधिकार समेत 14 गढ़ जातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा। यानी जो है इतने इलाके जो है मराठाओं को देना पड़ा। उनके पुत्र उत्तराधिकारी मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित हुए, क्योंकि मराठाओं के आक्रमण के वजह बहुत सा इलाका इन लोगों को दे देना पड़ा। अतः अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जारी संघर्ष के लिए अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेज़ों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया कि इसको हम कैसे प्राप्त करें, क्योंकि अंग्रेज़ों की लड़ाई मराठाओं से चल रही थी। परंतु 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। यानी कि 1803 में उड़ीसा को ही अपने कब्जे में अंग्रेज़ ले लेते हैं। परिणामतः उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के साथ गुप्त समर्थन से उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा। यानी कि अब मराठाओं से मिल गया, इसके वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा तथा अंग्रेज़ों ने उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनके पूर्व भू संपत्ति के राजस्व का एकमात्र दसमांश था, यानी 10वां हिस्सा ही था जो उनकी संपत्ति का था। अंग्रेज़ों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया था तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया, यानी कि उनका जो निवास है वो पुरी में स्थित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसे 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। यानी यहाँ पे भी एक गंभीर जो है संग्राम हुआ था। आगे देखते क्या है, खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेज़ों ने निर्वित्र जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। यानी कि अब जो ज़मीन है उस पर कर लगाने की। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक नाम से जाना जाता था, यानी जो राज्य के पूर्व सैनिक हैं उन्हें पाइक नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग ज़मीन छोड़कर चले गए। यानी यहाँ से वो चले गए 1805 से 1817 के बीच।
फिर अंग्रेज़ों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि करने लगी। यानी उस जमीन की उपजाऊ क्षमता क्या है, रैयतों की भुगतान की क्षमता को भी अनदेखा करते हुए राजस्व जो है वो और कर बढ़ा दिए ज़मीन पर। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में भी कोई उदारता नहीं दी गई। यानी जो फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गई, इस सब से जो फसल खराब हो गई, इस समय भी अंग्रेज़ों ने उन लोगों को कोई रियायत नहीं दिखाई गई, कोई उदारता नहीं दिखाई गई। जबकि उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं, यानी उड़ीसा में तूफान, बाढ़ ये सब अक्सर आती रहती हैं, तो इन वजह से भी उन लोगों को कोई वहाँ पे रियायत नहीं दी गई। बकायेदारों की ज़मीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारी या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। यानी जो जिसका पैसा बकाया था उनके ज़मीन को राजस्व अधिकारी या फिर बंगाल के जो सट्टेबाज थे उनको बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जंगबंधु, यानी जो है खुर्दा के जो विस्थापित राजा थे, राजा का वंशानुगत सेना नायक जो था जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बक्सी जंगबंधु के नाम से जानते हैं, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। यानी इनकी भी जमींदारी चली गई थी। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे ज़मीन से बेदखल हुए लोगों से संघर्ष करने का एक निश्चय किया। यानी कि इनकी भी जमींदारी चली गई थी, तो इसके लिए इन लोगों ने, जो जमींदार थे उनकी जमींदारी जो चली गई थी, तो इसके लिए उन्होंने एक संघर्ष किया। संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्रायः 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों से स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। यानी कि ये लोग खुद मांग के चल रहे थे, इनकी सब पावर चली गई थी। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफ़ें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थी, पहला क्या है, क्या है, अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन हुआ। क्या है, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, यानी कि चांदी के सिक्कों में ही आपको भुगतान करना होता था। खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि करना, यानी बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करना, तथा नमक की आपूर्ति में कमी की, जो कंपनी की एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गई। यानी कि नमक पे, इस सब पे एकाधिकार जो है कंपनी का ही था, जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए। यानी कि कंपनी ही सब कुछ बनाने लगी, जो है नमक का एकाधिकार था, तो जो उड़ीसा के जो पारंपरिक वहाँ के रहने वाले नमक बनाने वाले थे उनको इस काम से हटा दिया गया। और स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया। यानी जो भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी इसको और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम और भयावह आकार रूप धारण किया। 29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत हो गई। कब? 1817 को इस संग्राम की शुरुआत हुई, जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया और अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में एक बड़ी रकम लेकर चले गए। यानी जो है पुलिस चौकी और संस्थानों पर हमला करके अब अधिक लोगों की हत्या के साथ साथ सरकारी खजाने को भी लूट लिया। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र में रखते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। इसको देखते हुए और जगह भी इसकी लहर फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत, यानी कि जो जमींदार थे वो उत्साह से भरपूर और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक कर मत दो अभियान की भी शुरुआत की गई। यानी अंग्रेज़ जो है बहुत ज़्यादा कर वसूल रहे थे, तो इसके लिए भी एक आंदोलन चलाया गया कि कर मत दो। अंग्रेज़ों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। यानी अंग्रेज़ उन्हें हटा नहीं पाए। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जंगबंधु ने 5 से 10 हज़ार पाइकों और कंध जनजाति के योद्धाओं की अवगाही कर पुरी को कब्जे में ले लिया। यानी उड़ीसा में जो पुरी है उसको अपने कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया गया। यानी मुकुंद देव जो है उनको राजा घोषित कर दिया गया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन दिया। यानी जो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी थे
उन्होंने भी पाइकों का समर्थन किया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए, यानी जो मुकुंद देव राजा घोषित किए गए थे वो जल्द ही पकड़े गए और उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया, यानी उनके पुत्र को कटक में कारावास में बंद कर दिया गया। बख्शी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरवर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया गया कि खुर्दा और जो कटक के बीच का यातायात है उसको बंद कर दिया जाए। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तर पश्चिम हिस्सों में फैल गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा, यानी अंग्रेज़ों ने जो मेजर जनरल थे मार्टिनडल, इनको पाइकों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए जो क्षेत्र को भेजा गया, तथा बख्शी जंगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की भी घोषणा की गई, यानी जो बख्शी जंगबंधु थे उनके लिए पुरस्कार की भी घोषणा की गई। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट आए। इस तरह से अंग्रेज़ों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को अपने काबू में कर लिया, यानी कि 1857 मई में अंग्रेज़ जो है इस पर कब्जा कर लिए। आगे देखते क्या है। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जंगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, यानी बख्शी जंगबंधु जो थे उन्होंने पाइकों के मदद से इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा, जब उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके उपरांत अंग्रेज़ों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई, यानी कि 1825 के बाद इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब के उपरांत भी जो खुर्दा के लोग थे उनके प्रति जो है अंग्रेज़ों ने दया नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया गया। नमक की कीमतों में कमी कर दी गई, यानी जो नमक में वृद्धि कर दी गई थी उसको कम कर दिया गया। जिन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित, यानी उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और बेदखल जमींदारों को ज़मीन लौटा दी गई, यानी जिस जमींदार को बेदखल कर दिया था अंग्रेज़ों ने उन्हें उनकी ज़मीन वापस कर दी। दिवंगत खुर्जा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने का आदेश दिया, यानी जो रामचंद्र देव जो है दिवंगत जो राजा थे उनको स्वतंत्र कर पुरी जाने के लिए और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख, यानी जो राजा के पुत्र थे उन्हें स्वतंत्र कर पुरी जाने और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का भी जिम्मा सौंपा गया। संक्षेप में यह उड़ीसा में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था, जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर आंकना होगा। आगे क्या है, तो बस इतना ही था। तो इस प्रकार से अध्याय 5 जो है समाप्त हुआ। आगे हम इसी प्रकार अध्याय 6 को भी पढ़ेंगे। कैसी लगी है आप लोगों को क्लास ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।